नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधा कृष्ण। यदि आप अपनी खेती खारे पानी के माध्यम से करते हैं, क्योंकि भारत में पानी की कमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब कुएं सूख रहे हैं। अब भूमिगत स्रोत पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है। ये सरकारी आंकड़े हैं कि जितना पानी हम भूमिगत स्रोत से ग्रहण करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसमें से अधिकांश की उपयोगिता हमारी खेती के लिए है। 90% से हम पानी का उपयोग अपनी खेती के लिए करते हैं। अपने लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, घर काम कार्य को करने के लिए तो हम 3-4% के आसपास पानी इस्तेमाल में लाते हैं। 10-12% के आसपास पानी हम औद्योगिक जगत में प्रयोग करते हैं, और शेष जो 90% के आसपास जो पानी है, उसका प्रयोग खेती के लिए किया जाता है। और खेती अब धीरे धीरे भूमिगत जल स्रोतों पर निर्भर होती जा रही है। इसके लिए जो भूमिगत जल स्रोत है, तेजी से नीचे धस रहे हैं। कुओं को, ट्यूबवेलों की जो जो बोरिंग है, वो हर साल बढ़ानी पड़ रही है। इसलिए पानी का भी खतरा बढ़ गया है। लेकिन जब बोरिंग से, जमीन से भूमिगत स्रोत का प्रयोग हम खेतों में करते हैं, तो उसके कई दुष्प्रभाव भी देखने में आते हैं। सबसे पहला दुष्प्रभाव तो यही है, जैसे जैसे हम भूमि के नीचे पानी की तलाश में पहुंचते हैं, तो पानी में खनिज तत्वों की जो मात्रा है वो बढ़ती चली जाती है। साथ ही उसमें कुछ ऐसे खनिज तत्व भी मिलते चले जाते हैं जो न केवल मिट्टी को खराब करते हैं, बल्कि मिट्टी को विषाक्त कर देते हैं। और इससे सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है, मिट्टी की जो उर्वरता है, मिट्टी का जो उपजाऊपन है, वो घटने लगता है। तो ऐसे बहुत सारे अध्ययन हुए हैं कि जब हम पानी की तलाश में गहराई में नीचे जाते हैं, तो उसमें आर्सेनिक आना शुरू हो जाता है, लेड आना शुरू हो जाता है, कैडमियम आना शुरू हो जाता है। तो इनकी मात्रा जब बढ़ती है तो पानी विषाक्त हो जाता है। आपने आर्सेनिक का तो संबंध सीधा सुना होगा। जिस पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा रहती है, वहाँ कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। ये कैंसर स्किन संबंधी भी हो सकता है। ये कैंसर है, वो ब्लड कैंसर भी हो सकता है। ब्रेन में ट्यूबर बनने की संभावना उस क्षेत्र में देखी जाती है। ऐसे कई क्षेत्र आज हमारे देश में चिन्हित किए गए हैं कि वहाँ के पानी में आर्सेनिक की मात्रा, जो जो घोषित मात्रा है, जो निर्धारित मात्रा है, उससे कई हजार गुना ज्यादा है। ऐसे क्षेत्र पश्चिमी बंगाल में है, हरियाणा के, पंजाब के बॉर्डर पर ऐसे क्षेत्र देखे गए हैं, छत्तीसगढ़ में ऐसे क्षेत्र हैं, झारखंड में ऐसे क्षेत्र हैं, और भी देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पानी या भूमिगत जल स्रोत में आर्सेनिक की मात्रा सामान्य की तुलना में कई गुना ज्यादा है। इसी तरह जब पानी में लेड लेड की मात्रा बढ़ जाती है, लेड हमारे हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी भी है, लेकिन जब उसकी मात्रा सामान्य निर्धारित स्तर से बढ़ जाए, तो वो हमारे दांतों पर सीधा प्रभाव करना शुरू कर देता है। हमारी ग्रोथ है, हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर की हड्डियां हैं, वो प्रभावित हो जाती चली जाती हैं। ऐसे में बहुत लोगों की हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, सिर टूटने लग जाती हैं। आज दांतों की समस्या तेजी से बढ़ रही है। उसके पीछे भी लेड की जो जो अधिकता है, वो कारण मानी जा रही है। वैसे लेड हड्डियों के विकास, दांतों के विकास के लिए आवश्यक भी है, लेकिन जब इसकी अतिरिक्त मात्रा हमारे शरीर में पहुंचने लग जाए, तो यही मात्रा हमारे लिए दुष्प्रभाव देना शुरू कर देती है। इससे हड्डियां सी चुटने लग जाती हैं, या फिर हमारा ग्रोथ है, हमारे जो कद काठी है, वो प्रभावित हो जाती है। इसी तरह हम दूसरे खनिज तत्वों की बात मान सकते हैं। तो भूमिगत जल स्रोत से हमारी खेती भी प्रभावित होती है, क्योंकि मिट्टी की उपजाऊता घट चली जाती है। तो जो किसान अपनी खेती के लिए भूमिगत जल का प्रयोग कर रहे हैं, ट्यूबवेल आदि का प्रयोग कर रहे हैं, उनको इसके विषय में सचेत हो जाना चाहिए। क्योंकि यदि धीरे धीरे उस पानी का प्रयोग आप खेती में करते रहेंगे, तो खेती की जो जो उपजाऊपन है, वो घटता चला जाएगा। ये जो भारी विषाक्त धातु हैं, ये भी हमारी मिट्टी में मिलती चली जाती हैं। इनके दुष्प्रभाव तो स्वास्थ्य पर देखे ही जाते हैं। फसलों की जो वृद्धि है, फसलों की जो क्वांटिटी है, वो भी इससे सीधे प्रभावित होती है। लेकिन यदि आप अपने खेतों में उस भूमिगत जल स्रोत के साथ में हमारा गोबर जो कल्चर है, गोबर घन सत्व है, जिसे हमने गौरस का नाम दिया है, इसका प्रयोग करते हैं, इसका कल्चर तैयार करके प्रयोग करते हैं, इसको एक्टिव स्टेज में लाके प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से उस विषाक्तता से आप बच सकते हैं। आप अपने खेत को बंजर होने से बचा सकते हैं, क्योंकि इसके जो जीवाणु हैं, जब मिट्टी के साथ में जब पानी के साथ में मिट्टी में पहुंचते हैं, तो अपनी सक्रियता से उन जो धातुएं हैं, जो भारी धातु हैं,
उनको अपने निजी काम में लाना शुरू कर देते हैं, यानी सूखना शुरू कर देते हैं। मिट्टी से उन भारी जो खनिज हैं, चाहे वो आर्सेनिक है, लेड है, जिंक है, आयरन है, मैग्नीज, उनको सोखना शुरू कर देते हैं, वो अपने शरीर में इकट्ठा शुरू कर देते हैं। तो आप चाहो तो इन जीवाणुओं के माध्यम से ऐसे खनिज तत्वों को पिघलाने का काम भी कर सकते हैं, इनको वो प्राप्त करने का काम भी कर सकते हैं कि जीवाणुओं के माध्यम से आप उन खनिजों को प्राप्त करने की विधि भी सहजता से अपने लिए अपना सकते हैं, क्योंकि जब वो जीवाणु उस खनिज को अपने शरीर में इकट्ठा कर लेते हैं तो उन जीवाणुओं के शरीर से आप इन खनिजों को अलग कर सकते हैं। ये प्रक्रिया तो दूसरी जगह चलती है, लेकिन यदि आप खेती करते हैं, खेती में आप देख रहे हैं कि खारे पानी से आपकी खेती प्रभावित हो रही है, आपकी मिट्टी अपना उपजाऊपन खोती जा रही है, तो उपज बढ़ाने के लिए, फसलों की वृद्धि के लिए, पेड़ पौधों के स्वास्थ्य के लिए भी आप इस गोबर घनशक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये खेती के लिए, उस खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो खारे पानी पर निर्भर है, और इसको तैयार करना, इस्तेमाल करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे कि पहले के कई वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको इस पाउडर का अपने कल्चर तैयार करना होता है। कल्चर तैयार करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमने डिब्बी में पैकिंग करने के लिए या कुछ दिन सुरक्षित रखने के लिए इसको निष्क्रिय कर दिया है। अब इस डिब्बी में जो जीवाणु हैं, जो जैव रासायनिक पदार्थ हैं, वो लगभग निष्क्रिय अवस्था में है। फिर भी हमने उनके आहार के लिए इसमें व्यवस्था की है, पर वो अधिकांश निष्क्रिय अवस्था में है, तो उनको सक्रिय करना, उन्हें जगाना बहुत आवश्यक है। जब तक वो सक्रिय नहीं हुए, तो आप ऐसे ही उसको पानी के माध्यम से खेत में छिड़क देंगे, खेतों में मिला देंगे, तो वो उनको सक्रिय होने में काफ़ी वक्त लगेगा। और ऐसे में यदि आपके खेत का पानी सूख जाए या खेत आपका विषाक्त हो, तो वो जीवाणु मर भी सकते हैं, क्योंकि उच्च तापमान, जब भी तापमान 42-43 डिग्री के ऊपर पहुंचता है, पानी की कमी रहती है, जलांश सूख जाता है, तो जीवाणु एकाएक निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, मृत अवस्था में चले जाते हैं, क्योंकि आपकी जो मिट्टी इतनी हार्ड हो गई है कि अब ये जीवाणु मिट्टी की निचली परत में नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे में उनके मृत हो जाना, उनके निष्क्रिय हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जब नियमित रूप से आप इन जीवाणुओं का प्रयोग अपने खेत में करेंगे, तो खेत की जो हार्डनेस है, खेत की जो ऊपरी कठोर परत है, उसको ही तोड़ना, उसको ही सॉफ्ट बनाने का काम कर देते हैं। तब इनकी नष्ट होने की क्रिया जो है घट जाती है, क्योंकि तब ये ऊपर की परत छोड़कर नीचे की परतों में जाना शुरू कर देते हैं। और जब आप अपने खेतों में पानी देते हैं या फिर जैव रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, गोबर का प्रयोग करते हैं, हरी खाद का प्रयोग करते हैं, तो सहजता से आपकी निचली परत के वही जीवाणु फिर से सक्रिय होकर ऊपरी परत में आ जाते हैं। फिर वो मिट्टी में जो खनिज तत्वों की मात्रा बढ़ाने का काम है, जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने का काम है, वो करने लग जाते हैं। तो ऐसे में जो गोबर घनस्वत्व है, आपके लिए, उस भूमि के लिए भी उपयोगी बन जाता है। आप अभी खेती नहीं कर पाते। आपने एक चीज देखी होगी कि हमारे देश में करीब 50% भूमि में खेती होती है। 50% भूमि अभी बंजर बंजर श्रेणी में आती है। या किसी भी तरह की खेती लेना बहुत मुश्किल है। और जिस 50% जमीन पर आप खेती कर रहे हैं, खेती ले रहे हैं, फसलें ले रहे हैं, उसमें भी एक जैसी फसल नहीं है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अपने मैक्सिमम जो कैपेसिटी है उसमें फसलों की उत्पादकता दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम दो कैटेगरी और बना सकते हैं। एक कैटेगरी ऐसी है या किसान अभी जो उसकी उत्पादकता है उसका 1/3 भी नहीं ले पा रहा है, एक तिहाई हिस्सा भी उसमें उपजाया नहीं पाता। आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि आप एक खेत में सरसों डालते हैं, चने डालते हैं, ज्वार डालते हैं, बाजरा डालते हैं, गेहूं डालते हैं, जौ डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो उस पूरे खेत में एक जैसी फसल नहीं होती है। कुछ आधा हिस्सा तो ऐसा रहता है या एक आध दो पेड़ ही रहते हैं, कुछ हिस्सा ऐसा होता है या पूरी तरह से जो जो पौधे हैं विकसित हो जाते हैं, वहाँ घनापन दिखाई देता है। तो ऐसे में फसल पे भी प्रभाव पड़ता है। तो जैसे आपके एक खेती की स्थिति है, वैसे लोगों के पूरे खेत की स्थिति हो जाती है, और वही स्थिति पूरे देश में मान सकते हैं। तो अभी भी 1/3 हिस्सा ऐसा है, एक तरह से बंजर है। उस बंजर भूमि के लिए भी ये गोरस बहुत महत्वपूर्ण है, कि वहाँ भी अपने जीवाणु सक्रियता के माध्यम से वो फसल लेने में उस मिट्टी को सक्षम बना देता है, क्योंकि इन जीवाणुओं के द्वारा उस बंजर भूमि में भी कुछ ऐसी जैविक क्रियाएं होती हैं कि वहाँ भी जो
जो खनिज तत्व हैं, जो आवश्यक पोषक हैं, वो सहजता से हमारी फसलों को उपलब्ध हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस जगह पर इसका प्रयोग होता है, जिस जगह पर ये जीवाणु विद्वान रहते हैं, वहाँ नमी पैदा कर देते हैं। क्योंकि इन जीवाणुओं का काम है मिट्टी की जो ह्यूमस है, मिट्टी का जो जीवांश है, उसको तैयार करना। और जीवांश तभी तैयार होता है जब ये जीवाणु सक्रिय रहते हैं। और जीवाणु अपने जो मुख्य कार्य है, इनका मुख्य कार्य है जो कार्बनिक पदार्थ हैं, फल अवशेष हैं, जो खरपतवार हैं, या फसलों के अवशेष हैं, या गोबर है, या दूसरे मलमूत्र आदि जितने भी जो कार्बनिक पदार्थ हैं, उनको सड़ाना, उनको गलाना, उनको डिकम्पोज करना। और उसके डिकम्पोजिशन से खनिज तत्व तो मुक्त होते ही होते हैं, क्योंकि सभी कार्बनिक संरचनाओं में कार्बन तो मुख्य भूमिका निभाता ही निभाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन भी उसमें रहता है, फास्फोरस पोटासियम भी रहते हैं, सल्फर रहता है, जिंक रहती है, मैग्नीज, हर वो खनिज उसमें उपलब्ध होता है। ये पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है। और उस जो डिकम्पोजिशन की क्रिया है, जो गलने सड़ने की क्रिया है, उसके माध्यम से उन खनिजों को हमारे ये जीवाणु सक्रिय अवस्था में ला देते हैं। वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमारे खेतों की जो उपजाऊपन है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा हमारे इस कार्बनिक पदार्थों में बहुत सारे सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म दोनों शब्द कह रहा हूँ, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म खनिज तत्व भी रहते हैं। और ये भी हमारी फसलों के लिए, हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत आवश्यक है। यदि इनकी कमी हो जाए तो सीधा सीधा उसका प्रभाव पौधों की ग्रोथ पे आ जाता है। यहाँ की अंकुरण की प्रक्रिया के दौरान जब हम बीज डालते हैं, तो यदि पूरे बीज अंकुरित नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हमारी फसल कमजोर हो जाएगी। और उसके पीछे भी इन्हीं सूक्ष्म खनिज है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कि तब जो हमारे बीजों के अंदर जो एनर्जी स्टोर रहती है, उस एनर्जी को पूरी तरह से तैयार करने में इन्हीं अति दुर्लभ खनिजों की मुख्य भूमिका रहती है। और उस भूमिका के पीछे भी ये जीवाणु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप अपनी बंजर भूमि में, ऐसी भूमि में जो जो खारे पानी पर निर्भर है, या जिस भूमि में खनिज तत्वों का अभाव हो गया है, वहाँ भी जब आप इस गोबर घनशक्ति का प्रयोग करेंगे तो वहाँ भी आपको अच्छे परिणाम देखने में आएंगे। आप इस संबंध में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, इसको प्रयोग करना चाहते हैं, तो निसंकोच मुझे लिखिए। आप मेरे मेरे पास से इस गोबर घनशक्ति को निःशुल्क भी प्राप्त कर सकते हैं। आप प्रयोग करिए, आप प्रयोग से संतुष्ट होंगे तो फिर आप अधिक मात्रा में इसका अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। कि हमें कोई प्रोडक्ट बेच के आपको उल्लू नहीं बनना। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हम बिना किसी विषाक्त रसायन के, विषाक्त जो रासायनिक खादें हैं, उनके प्राकृतिक तरीके से आपको खेती करना सिखाना चाहते हैं, जिससे आप भी स्वस्थ रहें और आप बिना किसी अतिरिक्त कर्ज के, अतिरिक्त बोझ के सहजता से प्राकृतिक खेती कर सकें। धन्यवाद मित्रों।